हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे वीडियो में यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशन के बारे में। जैसे कि मेरा 2 वीडियो आ चुकी है इस डायपोल मोमेंट पे। फर्स्ट वीडियो में डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया था, डायपोल मोमेंट क्या है, पोलैरिटी क्या है, इस पे देखे थे हम लोग। सेकंड वीडियो पे हम लोग क्या देखे थे, कुछ एग्जांपल्स देखे थे डायपोल मोमेंट्स का कि कौन कौन से मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट पाया जाता है उनके, ओके, और किसमें नहीं पाया जाता है उनके, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन को कवर करेंगे। यदि आप मेरा पहला दूसरा वीडियो ना देखे होंगे तो उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें आना। तो ये हम लोग देखेंगे डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले हमें इसको जानना पड़ेगा कि इसका एस यूनिट क्या है और आपका इसका एसआई यूनिट क्या है, कितना कौन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट हमें ये पता है कि डायपोल मोमेंट क्या होती है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज क्या होती है किसी भी पोल्स में कितना चार्ज है, इसकी चार्ज की क्वांटिटी, और ये डिस्टेंस क्या है आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है दो एटम की बात करेंगे। दो एटम की जो न्यूक्लियस की जो बीच की दूरी रहेगी वो क्या होती है आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये होती है आपकी डी, ओके। एंड चार्ज बोलेंगे, चार्ज किसी भी इसमें भी आप कोई सा भी चार्ज रहेगा वो चार्ज की क्वांटिटी होती है किसी भी एटम में। मान लो आपका HCl की बात करते हैं, जैसे हम लोग बात किए थे HCl में, इसमें आपका क्या होती है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाती है। तो इसकी जो चार्ज है किसी भी चार्ज आपका पॉजिटिव ले लो फिर नेगेटिव ले लो, ओके। तो ये होती है। सीजीएस यूनिट में क्या होती है आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, वैल्यू होती है 4.8 into 10⁻10 ESU। ESU क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ओके। यदि हम लोग डिस्टेंस को एज्यूम करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, यदि हम लोग जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये जो है आपकी इसकी न्यूक्लियस से इसकी न्यूक्लियस की डिस्टेंस को हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होती है, हम क्या देखते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस क्या होती है आपका C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, एंड ये क्या होती है टाइम का यूनिट होती है जो कि सेकंड दिखाती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये डिस्टेंस को बताती है, ये आपका क्या दिखाता है, वेट को दिखाता है, ठीक है, वेट को बताता है। ये आपका क्या दिखाता है, आपका टाइम को दिखाता है, ठीक है। डिस्टेंस यदि हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम लेते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो क्या होती है जो सेंटीमीटर में करेंगे तो उसको 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होती है 10⁻8 सेंटीमीटर। से मीटर में देखेंगे तो क्या होती है 10⁻10 मीटर होती है, ठीक है। इसकी फॉर्मूला क्या है आपका, डायपोल मोमेंट निकालते हैं इससे हम लोग। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू होती है म्यू इज इक्वल टू E into D, ओके। E की वैल्यू क्या है 4.8 into 10⁻10 ESU, इसकी यूनिट है ESU में है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड D की वैल्यू है यहाँ पे सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा क्योंकि हमें सीजीएस यूनिट देख रहे हैं, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी ओवरऑल क्या हो जाएगी 4.8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैसे कि होती है आपकी क्या होती है, ये जो है आपका जुड़ जाता है, घात जो होती है वो जुड़ जाती है, तो क्या होती है 4.8 into 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। हम लोग अपने सेकंड वीडियो में देखे थे कि क्या होती है उसमें आपका, फर्स्ट वीडियो में देखे थे सॉरी, 1 डिवाइड इज इक्वल टू होती है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। 1 डिवाइड इज इक्वल टू क्या होती है आपका 1 डिवाइड is equal to 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, अब ये क्या हो गया 4.8 डिवाइड हो जाएगी, ओके। ये हो गई आपका सीजीएस यूनिट डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट का ये क्या हो गया आपका सीजीएस यूनिट हो जाएगी ESU सेंटीमीटर में, डिवाइड में ये हो जाएगी, ठीक है। ये आपका सीजीएस यूनिट है ये, ठीक है। एसआई यूनिट की बात करेंगे। एसआई यूनिट में क्या होती है, सिंपल सा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा 1.6 into 10⁻19 कूलम। चार्ज किसमें होती है एसआई यूनिट में, कूलम में होती है। और डिस्टेंस की बात करेंगे, ये डिस्टेंस जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻10 मीटर हो जाएगी, ठीक है। मीटर ये क्या है आपका एसआई यूनिट में है, ठीक है। डिस्टेंस को एसआई यूनिट में क्या होती है मीटर होती है, सीजीएस यूनिट में क्या होती है तो आपका सेंटीमीटर होती है, ठीक है।
डायपोल मोमेंट निकालना चाहेंगे तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होती है, E इंटू डी, जैसे कि हम लोग जानते हैं E इंटू डी। तो E की वैल्यू क्या है आपका, चार्ज क्या है आपका कूलॉम में, ऐसा यूनिट में, चार्ज भी हम लोग को क्या देखना पड़ेगा ऐसा यूनिट में, ठीक है, जबकि कूलॉम है तो 1.6 into 10⁻19 कूलॉम क्या हो जाएगी आपका चार्ज, एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपका, तो मीटर में लेना पड़ जाएगा क्योंकि ऐसा यूनिट पे देख रहे हैं हम लोग, तो 10⁻10 मीटर। सो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगी आपका, ये जो है जुड़ जाएगी, इसकी घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और क्या हो जाएगा 1.6 into 10⁻19 प्लस -10 क्या हो जाएगी -29 कूलॉम मीटर। ओके, सो हम लोग देखना चाहेंगे कि डायपोल जो आपका डिवाई है ये आपकी क्या हो गई, ये वैल्यू आपकी एसआई यूनिट में डायपोल मोमेंट हो गई, ठीक है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी एसआई यूनिट में 1.6 into 10⁻29 कूलॉम मीटर। यदि हम लोग देखना चाहेंगे कि 1 डिवाइस इक्वल टू कितना कूलॉम मीटर होता है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे डायपोल मोमेंट होती है आपका 4.8 डिवाइड, जैसे हम लोग निकाले थे 1 इलेक्ट्रॉन और डिस्टेंस क्या थी 1 एंगस्ट्रॉम, वैसे आपकी 1 इलेक्ट्रॉन और डिस्टेंस क्या थी आपका 1 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग इक्वल कर सकते हैं दोनों डायपोल मोमेंट को, ठीक है, दोनों डायपोल मोमेंट को इक्वल कर सकते हैं। हम लोग देखना चाहेंगे कि 1 डिवाइस इक्वल टू हाउ मच कूलॉम मीटर। सो 4.8 डिवाइस इक्वल टू 1.6 into 10⁻29 कूलॉम मीटर, इसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके। तो 1 डिवाइस इक्वल टू क्या हो जाएगी 1.6 into 10⁻29 कूलॉम मीटर डिवाइडेड बाय 4.8। आप यूनिट साथ में लिखिएगा, एग्जाम में आपको ये काम आएगा। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में देख रहे हो तो आधे क्वेश्चंस का क्लू आपको मिल जाती है उसकी यूनिट से, ठीक है, तो यूनिट आपको साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 डिवाइस इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसको आप डिवाइड कर लेना तो क्या मिल जाएगा आपको 3.33 into 10⁻30 कूलॉम मीटर, दिस वन इज कूलॉम मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपका 1 डिवाइड की वैल्यू, ओके। सो अब हम पढ़ने वाले हैं डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशन कैसे करें। कोई भी डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रहेगा तो उसमें हम लोग डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। सो ये उसकी फॉर्मूला है, डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या किसी भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रहेगा जिसमें 2 बॉन्ड रहेगा, उसके रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशन करना है। किसी भी आपका 2 बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, ये वाले एक बॉन्ड ले लो, एक बॉन्ड इसको ले लो, ठीक है। इसके हम लोग यदि हम लोग बात करते हैं BeCl2 की, ठीक है, BeCl2 की, तो BeCl2 ऐसे यदि ये रहेगा, ये तो रहेगा नहीं, BeCl2 तो लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें 180 का एंगल रहेगा। बट एक एग्जांपल लेते हैं, ये जब ऐसे रहेगा कि ये थीटा एंगल रहेगी तो उसमें क्या होगा, इसका हम लोग डायपोल मोमेंट निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यदि लीनियर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीनियर है तो क्या है आपका 180 हो जाएगी इसकी एंगल, अल्फा की वैल्यू, इसका एक डायपोल मोमेंट रहेगा म्यू x1, इसका एक डायपोल मोमेंट रहेगा म्यू x2, ओके। सो डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये डायपोल मोमेंट का फार्मूला रहेगा अंडर रूट म्यू x1 का स्क्वायर प्लस म्यू x2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू x1 इंटू म्यू x2 इंटू कॉस अल्फा। अल्फा क्या है, बॉन्ड एंगल है, ठीक है। तो ये जो होती है आपका, इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होती है आपका, वेक्टोरियल सम ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड। किसी भी इंडिविजुअल बॉन्ड में डायपोल मोमेंट रहेगी उसका एक वेक्टोरियल सम होता है। वेक्टोरियल मतलब एक आपका सदिश जो बोलते हैं, सदिश, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये होती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं आपका डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन के एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपका डाइक्लोरोबेंजीन। सो डाइक्लोरोबेंजीन में क्या क्या हो सकती है आपका, अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा मेटा हो सकती है, पैरा हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। सो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे आपका 60 एंगल्स। बॉन्ड एंगल क्या है, ये आपका ये क्लोरीन आपका, इसको एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक डॉट ले लेते हो, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसे करके
ये क्या हो जाता है, इसका जो एंगल रहती है वो क्या पड़ जाता है आपका, कितना हो जाता है 60 एंगल। वैसे हम लोग ये आर्थो के केस में हुआ, ये से हो जाएगी आपका आर्थो के केस में एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 60। तो हम लोग इसी में मेटा के केस में देखेंगे तो क्या हो जाएगी, मेटा पोजीशन ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन में क्या होती है, मेटा अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपका 120 डिग्री एंड पैरा के केस में क्या हो जाएगी, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का अल्फा की वैल्यू एंगल क्या हो जाएगी, दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के बीच में 180। ओके, सो इसके कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन के थ्रू कोशिश करते हैं कि इसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी। ठीक है, सो देखते हैं कैलकुलेशन। यदि आपका ये जो रहेगा आपका μ1 डाइक्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, ठीक है, तो μ1 की वैल्यू यदि आपका μ1 क्या है आपका सिंपल सा म्यू बेंजीन C6H5Cl। ओके, ये आपकी वैल्यू दिया हुआ है, गिवन रहेगा, ठीक है, ये आपकी क्या रहेगा गिवन है, राइट बेस्यूम ये क्या है आपका गिवन है 1.55 डिवाइड, ठीक है, इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या दिया है, गिवन है 1.55 डिवाइड। तो ये क्या है क्लोरीन है, बेंजीन और क्लोरीन है दोनों में, तो वैल्यू सेम ही रहेगी दोनों के लिए। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करके देखते हैं हम लोग, म्यू x1 x2 इज इक्वल टू ये क्या है म्यू x1 का स्क्वायर, म्यू x1 ले लो इसको, म्यू x2 ले लोगे तो भी क्या होगी वैल्यू एक सेम ही रहेगी, क्लोरीन है, ठीक है, सेम वैल्यू आ जाएगी। सो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 1.55 का स्क्वायर। एक साइन देखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको साइन देखना है। ये देखो क्लोरीन है, तो ये क्या कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने वो पुल कर रहा है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या ये क्या काम कर सकता है, -I ग्रुप की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए काम करता है, कर सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से, और क्या कर सकता है ये आपका +R भी ऐसा कर सकता है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ठीक है, बट एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे 3p ऑर्बिटल रहता है क्लोरीन में, इसमें क्या होती है कार्बन में 2p ऑर्बिटल होती है। सो क्लोरीन का जो 3p ऑर्बिटल क्या होती है बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है रेजोनेंस में उतना अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। सो यहाँ पर जो रहेगा +R जो ग्रुप है वो तुम्हारा डोमिनेट नहीं कर पाता, मतलब -I जो ग्रुप है वो क्या कर जाता है, वो डोमिनेट कर जाता है ओवर +R, ठीक है, तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, ठीक है, ओवरऑल क्या करता है इलेक्ट्रॉन ये खींचने का काम करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये मतलब बेंजीन रिंग को क्या करता है डेफिशिएंट करता है, ठीक है, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ले लेता है उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा डायपोल मोमेंट को डायरेक्शन होता है तो उसको क्या करेंगे माइनस लेंगे, जिसमें भी रिंग यदि इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या हो रही है रिंग से बाहर की ओर जा रहा है तो उसका साइन क्या लेंगे माइनस लेंगे, जिसमें भी रिंग जो भी ग्रुप जो जुड़ा रहेगा ये तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देगा रिंग की ओर देगा, रिंग में रिंग को इलेक्ट्रॉन रीच करेगा तो उसका हम लोग साइन को क्या लेंगे प्लस लेंगे, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा μx2 वैल्यू वही है 1 माइनस ये हो जाएगी +2 माइनस 1.55 इंटू -1.55 ये क्या हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू क्या है आपका इसके केस में 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री अंडर रूट में है ये मल्टीप्लाई है, ओके, सब मल्टीप्लाई है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका कोई वैल्यू आएगी तो इसमें क्या हो जाएगी ये जो है माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस ही हो जाएगी, कोई भी एक क्वांटिटी आएगी क्या होगी प्लस क्वांटिटी आएगी, ठीक है, इसका भी एक प्लस क्वांटिटी आएगी और इसका भी क्या होगा माइनस माइनस प्लस, इसका भी एक प्लस क्वांटिटी आएगी, यहां तक तो प्लस क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, बट ये cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है, तो ये क्या होगी सब क्या होगा जुड़ जाएगा,
ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें आपका वैल्यू आ जाएगी 2.68 डिवाइड, इसको आप कैलकुलेट करोगे, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके इसको सब कुछ जोड़ दोगे, ठीक है, ऐड कर दोगे, ये क्या हो जाएगा cos थीटा 60 वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.28. ओके, सो इन केस ऑफ बेटा क्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन के केस में क्या हो जाएगी, डायटोन मोमेंट की वैल्यू -1.55 का स्क्वायर, चेंज क्या होगी बस एंगल, इसमें क्या हो जाएगा एंगल 120 हो जाएगा, इसमें आपका इसके लिए एंगल था आपका 60, इसके लिए एंगल क्या है 180, ये दोनों बीच का एंगल क्या है 180, ये दोनों बीच का एंगल क्या है आपका 60, यानी ये दोनों बीच का एंगल क्या है आपका, इसको ऐसे मिला देंगे तो हो जाएगी 120. ठीक है, 120 केस में क्या हो जाएगा -1.55 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1.55 इंटू cos 120. cos 120 की वैल्यू क्या होती है, cos 120 की वैल्यू होती है आपका -1/2. ठीक है, तो ये -1/2 हो जाएगा, ये आपका माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी आपका स्क्वायर कर देंगे, ये भी प्लस क्वांटिटी मिल जाएगी आपको, इसकी क्वांटिटी में क्या होगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर इसका क्या होती है, इसका वैल्यू क्या होती है -1/2, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, इनटू माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगी माइनस इंटू माइनस प्लस, देन फिर -1/2 हो जाएगी, तो माइनस आपका प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो कुछ क्वांटिटी आएगी आपका माइनस में आ जाएगी, इसका जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी 120 की वजह से क्या होती है cos 120 की वैल्यू होती है आपका -1/2. ठीक है, तो cos 1/2 की वजह से क्या हो जाएगी, इसका क्वांटिटी माइनस आ जाएगी, तो कुछ इससे क्या हो जाएगी, इसके केस से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.55 डिवाइड मिल जाएगी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 1.55 डिवाइड, क्योंकि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर ये क्या हो रहा है, ये आपके स्क्वायर हो जा रहा है, ये स्क्वायर हो जा रहा है. ठीक है, तो एक स्क्वायर में से 1/2 कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, इसका एक स्क्वायर बच जाएगा, इसका स्क्वायर एक माइनस में आ रहा है, इसकी स्क्वायर, तो इसको क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या एक स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगी, माइनस प्लस में, और एक बच जाएगा ये प्लस, तो प्लस में से ये निकल जाएगा आपका, स्क्वायर है तो अंडर रूट है तो 1.55 निकल जाएगा. ठीक है, वैसे आप सेम कैलकुलेट कर सकते हैं आपका पैरा के केस में. पैरा के केस में करना क्या है आपको, एंगल जो है 180 हो जाएगा. ठीक है, 180 हो जाएगा, तो इसके केस में आपको क्या मिल जाएगी 180 का वैल्यू क्या होती है -1, 180 के केस में वैल्यू क्या होती है -1. ठीक है, तो इसका एक प्लस वैल्यू मिल जाएगी, वैसे इसका एक प्लस वैल्यू मिल जाएगी आपको, और इसके केस में क्या होगा -1 हो जाएगा, तो वो माइनस ये जो है आपका वैसे में माइनस माइनस हो, माइनस माइनस प्लस करके फिर माइनस हो जाएगा, तो एक माइनस क्वांटिटी मिल जाएगी आपको, एक आपको माइनस क्वांटिटी मिल जाएगी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें इससे भी कम हो जाएगी, इसका एक माइनस क्वांटिटी मिल जाएगी. ठीक है, -1, तो -1 2 इंटू -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू -1, 2, ये क्या इसका वैल्यू -1 है. ठीक है, तो माइनस प्लस, ठीक है, 2 इंटू माइनस क्वांटिटी, जो इसको इसको स्क्वायर हम लोग v ले रहे हैं, तो ये क्या है 2 इंटू माइनस v हो जाएगा. ठीक है, तो सब क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस v कोई भी क्वांटिटी आएगी, इसका x क्वांटिटी, इसका x क्वांटिटी, इसका -2x, तो क्या हो जाएगी x प्लस x 2x माइनस 2x का हो जाएगा 0, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा आपका 0 डिवाइड, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा आपका, पैरा के केस में डायगोनल क्या हो जाएगी आपका 0 डिवाइड. ये किसके केस में था आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के केस में. ठीक है, जैसे कि आप लोग एंगल को जानते होंगे, एंगल में प्रॉब्लम होता होगा आपको cos थीटा का, तो हम उसके लिए लिखते हैं, कैसे जान सकते हो उसको आप, सिंपल, एक होती है आपका sin थीटा cos थीटा, उसका वेव का हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे होती है, sin थीटा क्या होती है आपका ऐसे करके आपका एक्चुअल में ये आपका ऐसे होती है
साइन थीटा के लिए क्या होते हैं ये, इसको यदि जीरो लेते हो कि ये जीरो एंगल है तो ये आपकी क्या हो जाएगी 1 पाई/2 मींस 90, ये आपकी पाई, ये आपकी 3 पाई/2, ये आपका 4 पाई/2, ये पाई/2, ये क्या होगा आपका 2 पाई/2, 2 पाई/2 इट मींस ये आपका क्या है, एक आपका सिंपल होता है 0 देन पाई/2 देन 2 पाई/2 देन 3 पाई/2 देन 4 पाई/2, ठीक है। ये ऊपर क्या होता है एक इंक्रीज होता जा रहा है, नीचे में तो नीचे तो करते नीचे का कांस्टेंट है, ठीक है। तो 0 हो गया, पाई/2 हो गया, इसके लिए ये वाली पॉइंट क्या हो जाती है, ये आपका 2 पाई/2, 2 पाई/2 2 कैंसिल हो गया, पाई बच गया, ये आपका 3 पाई/2, 3 पाई/2 ये वाली क्वांटिटी 270 डिग्री, ये आपका 180, ये आपका 90 हो गया, ठीक है। सो ऐसे करके निकाल सकते हो आप, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आपका 0, 30, आपका 45 एंड 60 देन 90, ठीक है। इसके लिए क्या हो गया आपका, 0 के लिए क्या होती है आपका 0, इसके लिए 1/2, इसके लिए 1/√2, इसके लिए √3/2, इसके लिए 1, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको जस्ट अपोजिट कर दो, 1 है तो इस 90 में 1 है, इसमें क्या हो जाएगा 0 में 1 हो जाएगा, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद इसको बस पलट देना है 1/2 देन 0, ठीक है। ये हो गया। तो इसके लिए यदि हम इसको और बढ़ाना चाहेंगे 180 तक देखना चाहेंगे तो इसके लिए क्या होती है आपका, इसके लिए क्या होती है देखो, इसमें ये आपका साइन के लिए था, ये आपका cos थीटा के लिए कैसे होती है, ये स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, ये स्टार्ट होता है आपका यहां से, इसमें वैल्यू होती है आपका cos थीटा की वैल्यू ये होती है, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ये आपका पाई/2 इट मींस 90, ये आपका 2 पाई/2 मींस पाई हो गया, 2 पाई/2 2 कैंसिल, पाई हो गया, ये आपका 3 पाई/2 270 और ये आपका हो गया 180, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ओके सॉरी 370 360, ये आपका 360, ये आपका 180, ये आपका 90, ये आपका 0, ठीक है। तो सिंपल देखो इसमें क्या हो रही है आपका 0 के लिए क्या हो रही है 0, ये आपको याद रखना है। साइन के लिए क्या होती है 0 से स्टार्ट होती है, पाई के लिए क्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, 0 है 1 है, ठीक है। तो पाई क्या cos थीटा के लिए क्या होती है 0 से 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 0 का एंगल पे क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो ये क्या होती है, उसके बाद क्या होती है आपका 180 तक, ये 90 से 180 तक ये क्या होती है माइनस जाता है, ये क्या है आपका इधर +1 इधर -1, ठीक है। इधर +1 है आपका ऊपर का, नीचे का क्या है -1 है, नीचे है मतलब क्या हो रहा है वो माइनस जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी। इसमें क्या हो रही है आपका पूरा +1 180 तक क्या है प्लस में है, उसके बाद ये आपका माइनस में किसमें है आपका 180 to 360, 180 to 360 क्या होगा साइन थीटा के लिए माइनस होगा, 0 to 180 क्या होगा आपका प्लस में रहेगा साइन थीटा, cos थीटा की बात करेंगे तो 0 to 90 प्लस में रहेगा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है 90 to 270 पूरे माइनस में है, उसके बाद 270 to 360 बच जाओगे तो क्या होगी वो प्लस में होगा, ठीक है। तो इसकी बात हो गया, ये आपका 120 90 के बाद 120, उसके बाद 135 150 एंड 180, ठीक है। इसके लिए हम लोग जान चुके हैं ये क्या साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये आपका प्लस में होता है, 0 to 180 के लिए क्या होती है प्लस में होती है, ठीक है। क्या होता है ये जो पहले ये बढ़ा फिर वही क्या होगा रिपीट हो रहा है कम हो रहा है,
ठीक है, पहले 0 to 1 बढ़ा, 0 to 1 बढ़ा, 0 1/2, 1/√2, √3/2, फिर वो क्या हो रही है, जैसे 90 to 180 में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, ये 1 आपका 90 के लिए 1 हो गया, उसके बाद देखेंगे 120 की बात करेंगे तो √3/2 हो जाएगा, अभी प्लस ही में है। ठीक है, उसके बाद 135 की बात करेंगे, कहीं यहाँ पे आ जाएगा, 120 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 ले लो। ठीक है, उसके बाद ये आपका 120 के आसपास आ जाएगा, फिर ये आपका आ जाएगा 135 ऐसे करके। ठीक है, ये आपका 180, तो इसके लिए क्या होगा, कम होते जा रही है ना, 1/√2, देन 1/2, देन 0। 180 के लिए इसमें क्या होता है, 0, ये क्या होती है, 0। ठीक है, 0 + 1, ये आपका -1 है, ये आपका +1 है, तो 180 केस में 0 हो जाती है और 360 केस में 0 होता है। ठीक है, इसके केस में देखेंगे तो ये आपका क्या आ रहा है, cos थीटा के केस में देख रहे हैं तो cos थीटा कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर 3/√3/2, 1/√2, 1/2, फिर 0। इसमें आ रहा है 90 में क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, 90 में क्या हो जा रहा है, ये आपका 0 है, +1 -1, तो 90 में 0 हो रहा है, 270 में 0 हो रहा है। ठीक है, और 90 के बाद 180 तक क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो रही है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस में जा रहा है, ये क्या हो जाएगी, -½ -1/√, ओके, -1/√2, देन -3/2, देन -1। ठीक है, तो हम किसको यूज किए थे, आपका अभी कैलकुलेशन हम लोग किसको यूज किए थे, cos 60 की वैल्यू यूज किए थे, जो कि 1/2 था, एंड cos 120 की वैल्यू यूज किए थे, जो कि -½ था, एंड cos 180 का यूज किए, जो कि -1 था। तो हम डाइसल्फ्यूरिक बेंजीन का सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे नाइट्रोटॉलुएन के बारे में। तो नाइट्रोटॉलुएन तीन में रह सकता है आपका, ये जो है आपका, ये आपका ऑर्थोनाइट्रोटॉलुएन, ये आपका मेटा पोजीशन तो नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रोटॉलुएन, ये आपका टॉलुएन है, और ये आपका हो गया पैरा नाइट्रोटॉलुएन। सो ऑर्थोनाइट्रोटॉलुएन में एंगल कितना है, 60 डिग्री, मेटा नाइट्रोटॉलुएन में एंगल कितना है आपका, ये दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप के बीच में 120, और इसमें आपका एंगल क्या है, 180। ठीक है, इसमें गिवन है आपका μx1 जो डायपोल मोमेंट है इसका, टॉलुएन के केस में डायपोल मोमेंट कितना है आपका, 0.4 एंड नाइट्रो केस में आपका, नाइट्रो बेंजीन के केस में डायपोल मोमेंट है, कि नाइट्रो ग्रुप डायपोल मोमेंट है, नाइट्रो ग्रुप डायपोल मोमेंट आपका बेंजीन को आप कंसीडर कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट है 3.95 डिवाइड। तो उसका कैलकुलेशन देखते हैं हम। आर्थो नाइट्रोटॉलुएन डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका μx1 का स्क्वायर, तो लाइक 0.4 का स्क्वायर एंड -3.95 का स्क्वायर इनटू 2 इनटू आपका μx1 0.4, μx2 -3.95 इनटू cos 60 माइनस क्यों हुआ है, इसमें देखेंगे हम लोग CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन की ओर दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या बेंजीन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है बेंजीन को। ठीक है, इसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बट इसके केस में देखेंगे नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, विथड्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा आपका, इसके केस में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है नाइट्रो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा है यहाँ पे बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन देखेंगे आप, तो 0.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.16 प्लस -3.95 के स्क्वायर का जाएगा 15.6025 एंड 2 प्लस 2 इनटू 0.4 इनटू -3.95 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो इसमें आपको वैल्यू हो जाएगा, अंडर रूट निकालोगे तो 3.76 डिवाइड। इनके साथ मेटा में क्या हो जाएगा, मेटा में डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी, सिंपल सा, बस एंगल क्या होगा, चेंज कहां पे होगा, बस एंगल पे,
एंगल क्या हो जाएगा बेटा केस में 120। तो cos 120 की वैल्यू क्या होती है माइनस हाफ। cos 120 की वैल्यू क्या होती है माइनस हाफ। तो ये सेम रहेगा 0.16 प्लस 15.6025 स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नेगेटिव माइनस की स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 0.4 इंटू माइनस 3.95 माइनस 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 क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होने की वजह से क्या हो जाएगी, ये वाला क्वांटिटी इसमें क्या हुआ थी ये माइनस हो गया, ठीक है माइनस हो गया तो इसमें क्वांटिटी थोड़ा कम हो गई थी, बट इसमें क्वांटिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्वांटिटी थोड़ा सा क्या हो जाएगी डायपोल मोमेंट की वैल्यू इसमें बढ़ जाएगी क्योंकि 3.76 से एक क्या हो जाएगी 4.16 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पैरा के केस में देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा एंगल क्या होगा पैरा के केस में 180। तो cos 180 का वैल्यू क्या होती है -1। तो इसमें देखो ये क्या है माइनस हाफ हुआ है, ठीक है। और इसमें इस केस में क्या हुआ है -1। तो -1 में क्या माइनस माइनस प्लस, तो ये सिंपली क्या हो गई 1 से मल्टीप्लाई हो गया बोल सकते हैं उसको। इसके केस में बोल सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हाफ से मल्टीप्लाई हुआ बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इससे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू इससे भी ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट वैल्यू ये भी इसका इससे भी ज्यादा हो जाएगा 4.16 या तो से ज्यादा हो जाएगा आपका 4.35 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेम वैल्यू सेम ही रहेगी, कैलकुलेशन सेम ही रहेगा। एक एग्जांपल देखते हैं हम पैरा नाइट्रोटॉलुइन। पैरा नाइट्रोटॉलुइन के केस में देखते हैं ये आपका पैरा नाइट्रोटॉलुइन के केस में देखते हैं पैरा नाइट्रोएनिलीन केस में। तो पैरा नाइट्रोएनिलीन में क्या होती है ये आपका एमीन ग्रुप है, ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अपना लोन पेयर को क्या दे रहा है प्लस आर से प्लस आर रेजोनेंस के थ्रू क्या कर रहा है ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसमें दे सकता है बेंजीन रिंग में, ठीक है। प्लस आर के थ्रू रेजोनेंस के थ्रू क्या कर सकता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है बेंजीन रिंग में। अब ये नाइट्रो क्या कर सकता है कि अपना ये इसका इलेक्ट्रॉन्स को माइनस आर के थ्रू ले सकता है, ये आपका प्लस, ओके। ये इलेक्ट्रॉन देगा ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को माइनस आर के थ्रू ले लेगा। तो ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को मतलब ये बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कर रहा है और ये क्या कर रहा है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है, ठीक है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसके केस में हम लोग डायपोल मोमेंट जो लेंगे उसको क्या लेंगे प्लस साइन में लेंगे और इसके केस में क्या अगर डायपोल मोमेंट क्या लेंगे माइनस साइन में लेंगे, ठीक है। इसमें क्या एक्चुअली रेजोनेंस है, यहां से आपका ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे देन ये वाला इसमें चला जाएगा फिर ये वाला इसमें आ जाएगा फिर ये वाला आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका NH2 प्लस डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी N प्लस नेगेटिव एंड O माइनस O माइनस ये तो क्या है प्लस, ठीक है। इसमें एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होता है रेजोनेंस, तो स्ट्रक्चर्स का ऐसा हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। रेजोनेंस को हम लोग क्या करते हैं डबल एरो से डिनोट करते हैं, डबल एरो से मतलब दोनों साइड एरो से, ठीक है। तो यदि इसमें आपका ये एमीन ग्रुप के डायपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी, इसमें यदि एमीन ग्रुप का डायपोल मोमेंट की वैल्यू दिया हुआ है आपका 1.53 डिवाइड और इसके केस में आपका डायपोल मोमेंट दे दिया है इट मींस आपका म्यू x1 दे दिया है 1.53 डिवाइड एंड म्यू x2 की वैल्यू दे दिया है 3.95 डिवाइड, ठीक है। ये आपका गिवन है। इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअल में कितना आ जाएगी, इसमें आप डायपोल मोमेंट इसके थ्रू कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी आपका 5.47 डिवाइड, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसको आप क्या लोगे आपको इसको प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रीच कर रहा है, एमिन क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आपको प्लस 1.5 से लेना पड़ेगा और इसके केस में क्या करना पड़ेगा इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है विथड्रॉ कर रहा है खींच ले रहा है बेंजीन रिंग्स का इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है वो कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, ठीक है। तो माइनस 3.95 करना पड़ेगा इसको, आप कैलकुलेट करोगे इसका वैल्यू अराउंड आ जाएगी 5.47।
बट इसका एक्चुअल वैल्यू क्या रहती है 6.20 डिवाइड, बट इसका एक्चुअल वैल्यू क्या रहती है 6.20 डिवाइड। तो ये होता क्यों है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो गया, इलेक्ट्रॉन्स पूरा सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इधर की ओर आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर। मतलब एक बोल सकते हो कि रेजोनेशन एक लगभग ये आपका परमानेंट लोकलाइज हो जाता है। परमानेंट मतलब कि एक परमानेंट इफेक्ट टाइप का हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है पूरा खिसक जाता है नाइट्रो ग्रुप की ओर। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये पूरा ऑक्सीजन पे आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है कार्बन नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां चला जाता है, ऑक्सीजन को चला जाता है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायरेक्शन उधर चला जाता है, पूरा नाइट्रो ग्रुप को चला जाता है। तो इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो डायपोल मोमेंट के लेक्चर्स में कैलकुलेशन बस इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आनिक उसका परसेंटेज आनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे डायपोल मोमेंट के थ्रू। ठीक है, किसी भी बॉन्ड का परसेंटेज आनिक कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हैं डायपोल मोमेंट के थ्रू, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।